हेलो बच्चों, साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। मैं संदीप तिवारी। बेटा हम लोग आज 11th और 12th नीट आईटी जेई के लिए हम लोग एक कॉमन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसकी कुछ हिस्ट्री से बात करते हैं, फिर उसके बाद कहाँ से चीज़ें निकल के आई और वो हम बात करते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमको क्या समझना पड़ेगा, डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका मैं चेंज कर रहा हूं। चलिए, अब अगर बात किया जाए बेटा इसकी हिस्ट्री से बात किया जाए तो जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टर्म आया, केमिस्ट्री टर्म कहाँ से आया, आपने लेवाइजियर का नाम सुना होगा, उन्होंने केमिस्ट्री टर्म दिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है लेवाइजियर को। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टर्म आया, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, नाम सुना होगा आपने। तो बर्जीलियस ने सबसे पहले एक थ्योरी दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सी? वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले इसको प्रपोज किया किसने? बर्जीलियस ने। ठीक है, और बर्जीलियस ने इस थ्योरी में कहा क्या कि द ऑर्गेनिक compounds are those compounds which are derived from living organism only। समझिए बात को। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनको किसी लिविंग से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, नॉन लिविंग या नॉन लिविंग से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्जीलियस की। अब लिविंग और नॉन लिविंग यहां समझने का मतलब है बेटा कि लिविंग से मतलब यह है कि ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग से मतलब है इनऑर्गेनिक। ऐसे समझिए आप। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि अब इसी लिविंग और नॉन लिविंग, बायोलॉजी से हट के हम केमिस्ट्री में आए, तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। यह बर्जीलियस की थ्योरी थी कि अगर हमको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही रिक्वायरमेंट होगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, बाद में हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट आए होलर। कौन से? होलर आए। और होलर ने क्या कहा, इसी बर्जीलियस की थ्योरी को, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, होलर ने काम क्या किया, कुछ कहा नहीं अभी, एक काम किया, अमोनियम साइनेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट लिया उन्होंने, अमोनियम साइनेट लिया और कुछ कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को जब हीट किया होगा तो हुआ क्या कि एक कंपाउंड बन गया NH2CONH2। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, यह है NH2CONH2 जिसका नाम क्या पढ़ते हो आप लोग, यूरिया। अब समझिए बात को, यह इनऑर्गेनिक था। अमोनियम साइनेट क्या था, इनऑर्गेनिक मटेरियल था, और ये यूरिया क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अब बात यहां पर आई क्या, होलर का टारगेट ऐसा नहीं था वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कुछ, होलर कुछ कर रहे थे, अमोनियम साइनेट को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे होंगे, और उनको हुआ क्या कि हीट करने की जरूरत पड़ी जब अमोनियम साइनेट को, तो हीट करने के बाद एक नया कंपाउंड उनको दिखा जिसको नाम दिया क्या, यूरिया। ठीक है, अब बात ये आई कि जब ये होलर ने ये एक्सपेरिमेंट दिखा दिया कि अमोनियम साइनेट क्या था, इनऑर्गेनिक, यूरिया क्या था, ऑर्गेनिक, तब होलर ने कहा कि नहीं भैया, क्या कि अगर हमको ऑर्गेनिक मटेरियल बनाना है, ऑब्टेन करना है, तो जरूरी है कि ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक ही रिक्वायर्ड हो, हम किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि इनडायरेक्टली हम कह दें कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस की थी उसको वोलर ने क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक बात तो कंफर्म हुई कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई, बड़ा धक्का लगा बर्जीलियस को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से, अब जब यहां से वोलर के बाद बहुत से साइंटिस्ट आए, किसी ने एस्टिक एसिड बना दिया, किसी ने ऑर्गेनिक मटेरियल से, किसी ने और कुछ बना दिया, तो एक चेन बनती चली गई, बहुत से कंपाउंड ऑब्टेन होने लगे। तो अब यहां से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन, एक जनरल टर्म हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओवरऑल क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें जब अब अगर बात किया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात किया जाए, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एक बात तो बेटा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द, अगर जनरल लाइन अगर बोला जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अभी डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, डेफिनेशन में बड़ा भी कंट्राडिक्शन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर एक जनरल टर्म लाइन हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंपाउंड बोल सकते हैं, जो भी लिविंग की स्टडी है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब यहां पर बात आई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो इसको डिफाइन जब हम लोग करते हैं बेटा तो इसमें भी दिक्कत होती है। क्या, पहली डेफिनेशन जब लोगों ने कहा कि यार ऑर्गेनिक मीन्स क्या, अच्छा एक बात अगर समझा जाए, पूरी पीरियाडिक टेबल जो है आज की डेट में अगर देखा जाए तो 118, मतलब पीरियाडिक टेबल जितना बनाई गई थी मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, वो कंप्लीटली फिलअप हो चुकी है। 118 एलिमेंट ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड हैं। अगर कार्बन को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो मिल करके 10,000 to 50,000 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कार्बन को हटा दिया जाए तो कार्बन को हटा करके बाकी एलिमेंट मिल करके कितना कंपाउंड बनाते हैं, जनरली 10,000 to 50,000 के रेंज में। लेकिन अगर अकेले कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी के कारण, अगर पढ़ा होगा हम लोगों ने थोड़ा सा, जो भी लोग पीरियाडिक टेबल का आइडिया रखते होंगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और जितने भी एलिमेंट नोन हैं उनमें कार्बन के पास चेन फॉर्मेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण कार्बन 10 मिलियन टू 20 मिलियन कंपाउंड का फॉर्मेशन अकेले कर सकता है। सोचिए, मतलब कार्बन को छोड़ करके बाकी कितना बना रहा है, 10,000 टू 50,000 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन अकेले कार्बन 10 मिलियन टू 20 मिलियन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछे कि कार्बन के पास कंपाउंड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा क्यों है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तो बात हुई क्या कि कुल मिला के अगर कार्बन की स्टडी किया जाए, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन पहले कैसे किया गया, कहा गया कि द कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन पहले की थी, मॉडर्न डेफिनेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो कहा गया अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री को डिफाइन करना हुआ तो कहा क्या गया, कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर known as organic compounds and study of and branch, ऐसे लिखिए, and branch of chemistry which
deals the study of these compounds are known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेटा पहले के डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड की स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, और जो कार्बन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हमारा साइंस आगे बढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि बहुत से ऐसे कंपाउंड मिले, जैसे आप कार्बोनेट ले लो, आप किसी भी मेटल का कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट ले लो, साइनाइड्स ले लो, आइसोसाइनाइड ले लो, थायोसाइनेट ले लो, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड मिले बाद में, तो उसमें देखा गया कि कार्बन था लेकिन उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता था, उनको क्या माना गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया। और उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट या साइनाइड्स की। इसका मतलब ये डेफिनेशन गलत हो गई। गलत क्या कर सकते हैं, मतलब ये डेफिनेशन सही नहीं 100%। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, कार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कार्बन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि कार्बन उसमें प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक ही हो, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन हम सही 100% नहीं मान सकते। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन जो दी गई बेटा, जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या है वो देखिए। हाइड्रोकार्बन हम लोग जानते होंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। द स्टडी ऑफ द ब्रांच, ऐसे बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of hydrocarbons and their derivatives is known as organic chemistry। और हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन बेटा मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of hydrocarbons, which deals the study of hydrocarbons and their derivatives। their डेरिवेटिव समझ रहे होंगे, डेरिवेटिव मतलब जो जिससे पैदा होता है उसका डेरिवेटिव होता है, एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन होती है। जरूरी नहीं है कि कार्बन हो तो वो इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करें। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम लोग अब क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। अब इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग आगे बढ़ते बेटा, तो आज हम लोग इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम बेसिक पार्ट में चल रहे हैं, जिसको हम लोग एक जनरल टर्म में बोल देते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सी कहानी इसमें तो है, अब आपको हमने थोड़ी सी बात भी किया, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, GOC। ठीक है। अब इस GOC में बेटा एकदम बेसिक से अगर बात किया जाए तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते होंगे K11 के फॉर्म में, तो क्या होता है 2,4 होता है। और इसकी जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो 4 होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एटम। कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन किसी अदर एटम के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड ही बनाए दूसरे एटम के साथ में, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे 9th-10th लेवल पे आपने पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एटम्स के बीच में वो सिंगल बॉन्ड ही बनाए, लेकिन एक कार्बन एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड का। ठीक है। तो कार्बन की ही तो स्टडी करना है। तो बेटा अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया। कार्बन जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं तो 4 टाइप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनको हम टाइप्स ना बोल करके हम उनको डिग्री से बोलते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं उसको। ठीक है। तो टाइप्स ना बोल करके हम उसके लिए स्पेशल टर्म यूज कर देते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। तो यही से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, तो बेटा 4 टाइप के कार्बन ऑर्गेनिक में आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी कार्बन। क्या आएगा, प्राइमरी कार्बन। और जब इसको डिग्री के फॉर्म में बोलते हैं तो इसको बोल देते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन। सेकंड होगा हमारा सेकेंडरी कार्बन। कौन सा, सेकेंडरी कार्बन होगा। और सेकेंडरी कार्बन को हम लोग डिग्री के फॉर्म में क्या बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन। थर्ड होगा हमारा टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और टर्शियरी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री के फॉर्म में, 3 डिग्री कार्बन। और फोर्थ होगा हमारा क्वार्टनरी कार्बन। क्या होगा, क्वार्टनरी कार्बन। और इस क्वार्टनरी कार्बन को हम लोग 4 डिग्री कार्बन बोल देते हैं। ठीक है। अब अभी हमने आपसे क्या बोला कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4। अब ये डिग्री का जो डिवीजन हुआ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसकी बात कैसे कर रहा है, कैसे हम कहेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री क्या। तो एक सिंपल बात है बेटा कि अगर कोई भी कार्बन डायरेक्टली सिंगल कार्बन से अटैच होगा, एक कार्बन से अटैच होगा, दैट कार्बन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। अगर 2 कार्बन एटम से अटैच है तो सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन। अगर 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन। और अगर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन। सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम आसान समझ में आएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, सपोज करो कि आपको मैं ये दे दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझिए। अब ये बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, आगे हम बात करेंगे इस पे। और लेकिन ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, जो बॉन्ड आपको दिखेगा अभी, जो बॉन्ड आपको दिख रहा होगा वो कार्बन कार्बन के बीच हम मान के चलेंगे। तो ये बताओ, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है तो ये कार्बन डायरेक्टली इसी कार्बन से अटैच है और ये कार्बन भी डायरेक्टली इसी कार्बन से अटैच है। तो हम कहेंगे कि ये कैसा कार्बन होगा, 1 डिग्री। और ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसे कह देता, सपोज करो कि आपको ऐसे दिया होता, एग्जांपल देखिएगा, आपको हमने लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेन है बेटा। अब बताओ आप, ये कार्बन, ये
डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, इसी से तो अटैच हो रहा है, एक ही कार्बन से, और ये भी इसी कार्बन से अटैच हो रहा है, एक ही कार्बन से। डायरेक्टली बोला, डायरेक्टली का मतलब बीच में कोई कार्बन एटम ना है, सीधे सीधे अटैच होना चाहिए। तो ये बताओ, ये सिंगल कार्बन से अटैच हुआ तो हम बोलेंगे ये कैसा है 1 डिग्री, ये भी कैसा है 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बन दोनों साइड से देख रहे हो आप, 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर यहीं पर इसको मैं ऐसे लिख देता, सपोज करो आपको दिया होता CH3, यहां पर CH3, ये CH, ये CH2, CH3, हमने ऐसे लिखा होता और आपसे पूछता कि अब बताओ इसमें, तो ये बताओ, ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ रहा है एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हुआ, ये भी इसी से अटैच हो रहा है तो क्या होगा 1 डिग्री होगा। लेकिन ये कार्बन खुद 1, 2, 3 कार्बन से अटैच हो रहा है तो ये कैसा हुआ 3 डिग्री। ये कितने से, एक इधर से एक इधर से, तो ये कैसा हुआ 2 डिग्री कार्बन, और ये भी कैसा हुआ 1 डिग्री, सिंगल कार्बन से अटैच है। और एग्जांपल एक ले लेते हैं, सपोज करो आपको ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ होगा, बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड मिलेंगे बेटा, ये है आपका CH3, CH2, CH3। अब सपोज करो ये कंपाउंड दे दिया, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन इसी से अटैच है, इससे अटैच नहीं, किसी से अटैच नहीं है डायरेक्टली, तो ये कैसा होगा 1 डिग्री, ये कैसा होगा 1 डिग्री, ये भी कैसा होगा 1 डिग्री। लेकिन ये खुद ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है 4 कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे ये कैसा कार्बन है 4 डिग्री कार्बन है। ये कितने से अटैच हो रहा है 2 से, कैसा होगा 2 डिग्री, और ये कैसा होगा 1 डिग्री कार्बन। अब बात यहां पर आती है, सपोज करो कि आप कंफ्यूज होने लगो, एकदम सिंपल तरीका है इसका। मान लो आप ये भूल जाओ कि डायरेक्टली था कि कैसे था, तो एक आसान तरीका ये है बेटा, आप जितने भी प्राइमरी देख पा रहे होगे, जितने भी प्राइमरी 1 डिग्री जितने भी हमने लिखे हैं, सबके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3। जितने सेकेंडरी आपको दिख रहे होंगे सबके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 2। टर्शरी के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, लेकिन क्वार्टनरी कार्बन के पास 4 डिग्री कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि कोई कंपाउंड इनमें से, सपोज करो ऐसे कोई कंपाउंड दे देगा, अब कहेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आपको यह देखना पड़ता है कि उस कंपाउंड में कितने टाइप के कार्बन है, तो वहां पर वही डिग्री आपसे पूछना चाह रहा है। तो सीधे सीधे अब यहां पर जैसे अगर ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो दिया है इसमें पूछता कि हाउ मेनी टाइप्स, तो आप क्या बताते 3 टाइप। भाई कितने प्राइमरी है 4 प्राइमरी हो गए, एक सेकेंडरी हो गया और एक क्या हो गया क्वार्टनरी हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर पूछता तो वहां पर 3 प्राइमरी दिख रहे हैं, एक सेकेंडरी का दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है टर्शियरी दिख रहा है। तो ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। और एक बात और याद रखना बेटा कि ये डिग्री, अब दिमाग में आती है हमारे बात की इस डिग्री की जरूरत क्या पड़ी। डिग्री की जरूरत का मतलब ये बेटा कि हर जो डिग्री आप देख रहे हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टनरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हर डिग्री वाले कार्बन की रिएक्टिविटी, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज होगी, डिफरेंट होगी। समझिए बात को। अगर हमारे दिमाग में एक बात आ जाती कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि हर डिग्री के कार्बन, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। अब उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, देखेंगे टर्शियरी की रिएक्टिविटी सेकेंडरी से ज्यादा है, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो रिएक्टिविटी के बेस पर इनको हमने डिग्री में क्लासिफाई किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ऐसे मनमाने तरीके से कर दिया गया। ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ कार्बन से हट करके थोड़ा सा एक बात और हम लोग करने जा रहे हैं इसी पर, इसी एकदम डिग्री से रिलेटेड है हाइड्रोजन पे। जैसे डिग्री इसकी बात करें तो बेटा, वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को भी डिग्री में डिवाइड किया गया। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भी कई टाइप में डिवाइड किया गया।
लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मिलेगा आपको, इनऑर्गेनिक में नहीं मिलता है। वहां भी बेटा 3 टाइप के आपको हाइड्रोजन की डिग्री मिलेगी। एक मिलेगा आपको प्राइमरी हाइड्रोजन, क्या मिलेगा? प्राइमरी हाइड्रोजन, जिसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलने वाले हैं। सेकेंड आपको मिलेगा सेकेंडरी, नाम से जैसे कार्बन के केस में हम लोग कर रहे थे सेकेंडरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी हाइड्रोजन को हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और थर्ड हमारा है टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। और टर्शियरी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा? 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। एक सिंपल बात समझिए, अगर कोई भी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, मतलब प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, और टर्शियरी के पास जो हाइड्रोजन होगा वो टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। अब एक बात आई क्या कि क्वाaternary हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि क्वाaternary कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं था। अब ये बताओ आप, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ये CH3 CH2, यहां पर हमने लिया CH3 ये CH, एक CH3 ये लगा दिया, ये आपका CH3 ये है। अब ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन, तो इसके पास जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये कितने प्राइमरी हाइड्रोजन इसके पास है? 3। ये भी देखो, ये कार्बन कैसा होगा? प्राइमरी होगा, तो ये कैसा हाइड्रोजन कहा जाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन, तो कैसा हाइड्रोजन होगा? प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी कैसा? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन सेकेंडरी है, तो ये दोनों जो आपके पास हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसे कहे जाएंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला देखो, ये कार्बन कैसा है? टर्शियरी। अब टर्शियरी के पास हाइड्रोजन एक है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो कैसा होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो आप, ये कार्बन आपका कैसा है? क्वाटर्नरी है, तो क्वाटर्नरी का मतलब हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो उसके पास क्वाटर्नरी हाइड्रोजन की कोई बात नहीं होती है। तो ये बेटा डिग्री हुआ, हाइड्रोजन की बात किया और कार्बन की। अब इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी ऑर्गेनिक में एक ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए ग्रुपिंग पे आते हैं। एकदम नया है, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी होता है बेटा। ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग क्या है ये समझिए पहले। अच्छा, हम लोग जब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हमने कहा क्या? हाइड्रोकार्बन इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनीशन यही से हम लोगों ने दिया है कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, इनसे मिलकर इनसे बना हुआ जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इसीलिए हम हाइड्रोकार्बन से लेकर के बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन की अगर देखा जाए तो इतना 9th-10th लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा भी है बेटा कि हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, और एक होता है हमारा क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में जब हम लोग जाते हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है? एल्केन्स। और एल्केन्स का हम लोग फार्मूला अगर आपने देखा होगा तो CnH2n+2, n क्या शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अनसैचुरेशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें 2 टाइप हम लोगों को मिल जाता है। एक हम लोगों को मिलता है क्या? एल्कीन्स, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n, और एक मिलता है हम लोगों को एल्काइंस, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 ना। एक जनरल बात हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा हूं बेटा कि कार्बन और अदर एटम के बीच में हो, तो ये नहीं,
कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड बोल देते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन एक बात बड़ा कंफ्यूज करता है हम लोगों को, यहां पर ये देखो आप CO, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो आप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, और ये डबल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में, समझिए। तो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन और अदर एटम के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है अगर मान लो, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं कहा जाएगा। लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, समझिए। ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम ये पढ़ेंगे आगे कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेटेड नहीं बोलेंगे हम इसको, लेकिन ये बोलेंगे हम आगे जाकर के कि इसमें अनसैचुरेशन का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज है। डिग्री का मतलब परसेंटेज यहां बोल सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तभी हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते थे, एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो जाता था तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, एल्काइंस। ये सब लोगों को पता होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये बात तो ऑर्गेनिक में आती है ना कि हम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, सिंगल हुआ तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे, क्योंकि एक जब केमिकल रिएक्शन में हम लोग जाते हैं वहां डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन मिलती है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके भी टाइप्स हो जाते हैं। तो वहां पर ये चीज हमको बहुत परेशान करती है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड करने में। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की मीनिंग की बात किया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, समझिए। आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब कोई कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड से एक दूसरा कंपाउंड आकर के, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के ऐड होगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। अब आप शरबत बनाते हो, आपको 1 लीटर वाटर है आपके पास, 1 लीटर, और आपको उसमें कहा जाए कि 100 ग्राम शुगर, चीनी डाल दो, आप डिजॉल्व करोगे, डिजॉल्व हो जाएगा। फिर थोड़ा सा शुगर की क्वांटिटी आप उसमें बढ़ाते जाओ तो होगा क्या, शुगर डिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन एक डेफिनेट टाइम के बाद शुगर का वाटर में डिजॉल्व होना बंद हो गया। अब समझिए इस बात को, जब तक वाटर में शुगर डिजॉल्व हो रहा था, इसका मतलब शुगर और वाटर के बीच में एडिशन हो रहा था। लेकिन जब शुगर वाटर में डिजॉल्व होना बंद हो गया, इसका मतलब शुगर और वाटर के बीच में एडिशन अब नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि जब शुगर वाटर में डिजॉल्व होना बंद हुआ तो उस स्टेज को हम बोलते हैं कि जो शरबत मतलब सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, एडिशन अब नहीं हो सकता। सैचुरेटेड मतलब एडिशन पॉसिबल नहीं। लेकिन जब तक शुगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा था, इसका मतलब एडिशन हो रहा है, इसका मतलब अभी वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो एक जनरल बात दिमाग में सेट करिए बेटा कि एडिशन अगर पॉसिबल है तो अनसैचुरेटेड, एडिशन पॉसिबल नहीं है तो सैचुरेटेड। क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट के बैठने की जगह है, 60 बैठ चुके हैं, वो कौन सी स्टेज हो गई, सैचुरेटेड। कोई लड़का अगर आकर के बैठना चाहता है तो नहीं बैठ पाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेज कैसी आ चुकी है, सैचुरेटेड। लेकिन अगर इसी क्लास में 50 स्टूडेंट होते, 60 की जगह थी, 50 बैठ चुके हैं, अभी 10 के ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि अभी हमारा जो क्लासरूम है वो अभी किस स्टेज में है, अनसैचुरेटेड स्टेज में। ठीक है,
तो मतलब ये हुआ बेटा कि जब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एडिशन रिएक्शन में याद रखिएगा कि एडिशन वहीं पर पॉसिबल होगा, एडिशन रिएक्शन वहीं पर पॉसिबल होगी जहां पर अनसैचुरेशन होगा। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अरे यार, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ऑयल ले लो, सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या उनको वाटर में हम डिजॉल्व कराते हैं, डिजॉल्व होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर पेट्रोल और डीजल के बीच में दो क्या वो खुद क्या है? सैचुरेटेड है। पेट्रोल डीजल क्या है? सैचुरेटेड है। तो कोई कंपाउंड उसके साथ कहां ऐड हो सकता है? ऐड हो सकता था जब वो कैसा होता? अनसैचुरेटेड। तो दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि अगर एडिशन रिएक्शन कभी भी आगे हमको मिलेगी तो हमको एकदम सेट आ जाना चाहिए, दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि एडिशन मतलब अनसैचुरेशन का होना जरूरी है। तो एडिशन रिएक्शन कौन देगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा। एडिशन रिएक्शन कभी सैचुरेटेड कंपाउंड शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, फिर से हम इसको रिपीट कराएंगे। तो ग्रुपिंग पे अगर बात किया जाए बेटा तो इसी को, इन्हीं कंपाउंड को, जो एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, इन्हीं से हम कंपाउंड को डिराइव करते हैं। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इन्हीं से डिराइव किए गए। तो इन्हीं को हम ग्रुप के फॉर्म में ले जा रहे हैं। अब ग्रुप को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? ग्रुप कैसे बनाते हैं उसको दिखा जाए थोड़ा सा। चलिए, अब पहले हम इसी हाइड्रोकार्बन को लेकर के बात कर रहे हैं बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन एटम्स को माइनस कर दिया जाए, ये बॉन्ड नहीं है, मैंने माइनस का साइन लगाया, ध्यान रखिए। अगर दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हमने हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दिया तो वो कंपाउंड जो था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रुप में। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहीं से समझिए। कंपाउंड था कोई, कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, माइनस का साइन है, बॉन्ड नहीं है बेटा। और हाइड्रोजन को हटाने के जैसे आपने हाइड्रोजन को हटाया वैसे ही वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा, उसको अब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बन गया? ग्रुप बन गया। क्लियर? अब कैसे? इसका मतलब क्या है बेटा? होता क्या है कि इसको जरूरत क्या पड़ी, दुनिया के जितने भी कंपाउंड होते हैं बेटा वो स्टेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ग्रुप होता है वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। जब ग्रुप के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो होता क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्शन करना चाहता है तो कोई स्टेबल चीज रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करती बेटा। आप अगर स्टेबल हो तो आप किसी से क्यों बॉन्ड बनाना चाहोगे? बात समझिए। तो कोई भी स्टेबल चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, रिएक्शन में पार्टिसिपेट वही करेगी जो अनस्टेबल होगी। सपोज करो मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन बेटा कंपाउंड है और कंपाउंड मतलब क्या? स्टेबल। कंपाउंड मतलब स्टेबल। अब ये रिएक्शन अगर इसको मान लो हमने कहा कि यार इस मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दे, तो मीथेन डायरेक्ट इस क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि स्टेबल। अगर ये मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करना चाहता है तो इस मीथेन को खुद को क्या बनाना पड़ेगा? अनस्टेबल बनाना पड़ेगा, ग्रुप के फॉर्म में आना पड़ेगा। अब ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहीं से ग्रुप, तो एक बात दिमाग में ये सेट करना है बेटा हम लोगों को कि अगर कोई दुनिया का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हमने माइनस कर दिया तो वो कंपाउंड कंफर्म है कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रुप में।
अब मैं बात करता हूं कहां से, एल्केन्स को लेकर के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। बेटा सपोज करो कोई एल्केन है हमारे पास, एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये हाइड्रोजन एटम है और हमने कहा क्या बेटा, उसमें से एक हाइड्रोजन को आप माइनस कर दो। जैसे ही आप एल्केन के एक हाइड्रोजन को माइनस करोगे ना, वो उसका जो एन है वो भी अपने आप माइनस हो जाएगा। नेमिंग भी आ रहा हूं, नेमिंग पे भी हाइड्रोजन माइनस किया तो उसका जो लास्ट वाला एन दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, YL। अब बता दो, एल्क बचा क्या, एल्क, क्या ऐड हो जाएगा उसमें, YL, एल्काइल क्या बन गया, ग्रुप। एल्केन कंपाउंड था, किस में कन्वर्ट हुआ, ग्रुप में। अब ये बताओ यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बना, CnH2n+1, एल्केन हो गया कंपाउंड, एल्काइल क्या हो गया, ग्रुप। अब और देख लो इसी को, अभी हम मेथेन की बात कर रहे थे आपके सामने, तो बेटा ये है CH4, समझिएगा ध्यान से, ये है मेथेन, सॉरी ये मेथेन हमारा है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं। अच्छा एक बात समझो पहले, मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होने वाले, 4, यही होता है। हमने आपसे बार बार ये रिपीट किया कि हम एटम को माइनस कर रहे हैं, बॉन्ड को माइनस नहीं कर रहे हैं। ये माइनस का साइन है, बॉन्ड नहीं है। अब इसको अगर आप हटा दो, ये हाइड्रोजन एटम हट जाए तो ये बॉन्ड तो बचा रहेगा ना। तो जो बचा हुआ पार्ट हुआ, इसमें से हाइड्रोजन माइनस किया तो बचा क्या, CH3 बचा, एक बॉन्ड बचा रह गया ये वाला ना। अब एन हटा के YL लगा दो तो क्या बन गया, ये मिथाइल। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलने लगते हैं। क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। अब आप ये बताओ, इसको अनस्टेबल इसलिए बोल सकते हैं, ये बताओ एक बॉन्ड भी इसका बचा हुआ है, ये चाहेगा ना कि कोई एक आकर के इस बॉन्ड से जुड़ जाए। यहां तो ये स्टेबल था क्योंकि चारों एटम जुड़े हुए थे इससे, चारों बॉन्ड से, लेकिन एक बॉन्ड तो इसका खाली हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज करो कि यही मिथाइल ग्रुप था और इसी मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को और माइनस कर दे, एक हाइड्रोजन को और, चलो एक हाइड्रोजन को जब और माइनस किया, अब समझो ये हाइड्रोजन ये वाला और हटा दो, चलो एक और हटा दिया तो 2 बॉन्ड बच गए, ये भी बॉन्ड बचा। और जब ये बॉन्ड बच गया तो अब क्या दिखेगा हमको, ये चीज, ये मेथेन जो था अब ऐसा कुछ दिखेगा। देखो CH2 बचा, अब 2 बॉन्ड बच गए, 2 बॉन्ड। अब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। समझो इसको, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना, मिथाइल। 2 हाइड्रोजन हटा दिया उसी मीथेन का तो कौन सा ग्रुप बन गया, मिथाइलिन ग्रुप बन गया। थोड़ी सी नेमिंग भी हम लोग समझते चलते हैं इसकी और बात करते हैं। बेटा सपोज करो कि हमको यहीं पर Cl लगा दे, ये वाला बॉन्ड जो था उसे Cl लगा दिया, तो ये तो मिथाइल पढ़ेंगे और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम कॉमन, IPSC की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन यहां 2 बॉन्ड है तो 2 क्लोरीन लगाना पड़ेगा, और जब 2 क्लोरीन लगाएंगे, एक देखो ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ये मिथाइलिन। तो चलो मिथाइलिन हो गया, मिथाइलिन हुआ। कितने क्लोरीन है, 2, तो 2 क्लोरीन तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मतलब डाई, मिथाइलिन डाई क्लोराइड। अब इसको हम डाई कभी कभी अगर देखो, अगर हम इसको डाई नहीं भी यूज करें, मिथाइलिन क्लोराइड बोल दे
मिथाइलिन क्लोराइड तब भी सही है, क्योंकि मिथाइलिन बोलने का मतलब CH2, इसका मतलब कि 2 बॉन्ड बच रहे हैं, और 2 बॉन्ड बच रहे हैं तो कंफर्म है कि कितने क्लोरीन उससे लगे होंगे, 2। क्लियर बात? तो मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बना, मिथाइल। अब यहीं पर मान लो कि यहां पर इसको हटा करके हम OH लगा देते, देखो इसको अगर मैंने OH लगा दिया तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये मिथाइल, ये एल्कोहल, क्या पढ़ेंगे, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर? तो मेथेन के एक हाइड्रोजन को हटाया तो मेथेन कन्वर्ट हुआ मिथाइल में, फिर एक हाइड्रोजन और हटा दिया तो कन्वर्ट हो गया मिथाइलिन में। सपोज करो कि यही चीज हम इसमें देते एथेन में, एथेन, नाम क्या है, एथेन। तो एक बात तो हम समझ गए होंगे बेटा कि हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक बॉन्ड छोड़ देंगे हम लोग। चलो इसका एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ये वाला। तो जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH2, यहां आ जाएगा ये बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, मतलब ये C2H6 था, इसको क्या लिख सकते हैं, C2H6, तो ये बन गया C2H5। इसको क्या लिखोगे आप, अगर ऐसे लिखना होगा तो C2H5, तो एक बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। अब ये एथेन था, एन हटा के YL लगा तो क्या बनेगा, इथाइल क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप बन गया, इथाइल ग्रुप बन गया। ठीक है? अब यहीं पर अगर यहां बताओ Cl लगा देते तो क्या बनता, इथाइल क्लोराइड, Br लगा देते इथाइल ब्रोमाइड, OH लगा देते इथाइल एल्कोहल। ठीक है? तो ऐसे करेंगे। आज इसी पर रुकते बेटा, इसी को मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एकदम यहीं से। अभी एथाइल जो एथेन वाला पार्ट है इसमें हमको थोड़ा सा और क्लासिफाई करना पड़ेगा, इसमें विसिनल मिलेगा, जिम्नल मिलेगा, तो इस पे बात करेंगे। अभी इसी पे स्टॉप कर रहे हैं आज। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।